तो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या मतलब शुरू करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास की शुरुआत की जाएगी पिछले क्लास के होमवर्क से। तो एक बार बता दें, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है। ट्राइमिथाइल अमीन और ट्राइसिलाइल अमीन दिया था मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, वही है, ट्राइमिथाइल अमीन और ट्राइसिलाइल अमीन, वही नाम है दोनों का। तो आ जाओ भैया, शुरू करें। CH3 होल थ्राइस N, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना था, और SiH3 होल थ्राइस N, दिस इज ट्राई मिथाइल अमीन, दिस इज ट्राइसिलाइल अमीन। ट्राइमिथाइल अमीन और ट्राइसिलाइल अमीन दो चीजें हैं, इनमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी थी। हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें सारी निकालनी थी। तो आ जाओ, ट्राइमिथाइल अमीन से शुरू करते हैं। नाइट्रोजन एक अनपेयर्ड, एक लोन पेयर और 3 CH3 जुड़े, ठीक है। यहां मेरे को क्या नजर आ रहा है? यहां मेरे को नजर आ रहे हैं कितने सिग्मा बॉन्ड? यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, टोटल हो गया 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। sp3 ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप निकालते समय लोन पेयर को अपन अब भी शुरू किया हूं मैं, 2 मिनट हुआ बस। ट्राइमिथाइल अमीन और ट्राइसिलाइल अमीन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन का क्या डिफरेंस होगा वो देख रहे हैं अपन। अब भी शुरू की क्लास, 2 ही मिनट हुआ है, मैं भी बोर्ड वोर्ड साफ कर रहा था, उसमें लेट हो गया है ना। तो भैया क्या बता रहा था? ट्राइमिथाइल अमीन के अंदर में 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, एक लोन पेयर दिख रहा है, टोटल 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी ज्योमेट्री होगी कौन सी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। अब बात करते हैं अपन लोग शेप की। तो शेप निकालने के लिए अपन लोग लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते, यहां केवल 3 पैर नजर आ रहे हैं। तो शेप कैसा आएगा भैया? पिरामिडल। बहुत बढ़िया, ये सबका आ गया होगा, दिस इज पिरामिडल इन शेप। ये आ गया ट्राइमिथाइल अमीन। आगे बढ़ते हैं, ट्राइसिलाइल अमीन सेम होगा, नाइट्रोजन एक लोन पेयर, एक SiH3, एक और SiH3 और एक और SiH3, 3 SiH3 होंगे। यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 2 2 4 6 10, 2 12 और 2 14, 3p2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। इसके पास एक 3d है जो खाली पड़ा है, इसके पास पाया जाता है वेकेंट d ऑर्बिटल। क्या पाया जाता है? वेकेंट d ऑर्बिटल। और अगर इसके पास में 3d वेकेंट है तो ये इस 3d वेकेंट में क्या करता है? ये लोन पेयर को रख लेता है, कभी इधर ले लेता है, कभी इधर ले लेता है, कभी इधर ले लेता है। दिस इज टाइप ऑफ अ बैक बॉन्डिंग, एक प्रकार की बैक बॉन्डिंग हो गई। बैक बॉन्डिंग कर लेगा तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा नाइट्रोजन एक SiH3, दूसरा SiH3, तीसरा SiH3। ये लोन पेयर कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर डबल बॉन्ड बना लेगा। ऐसा इसमें पॉसिबल है, यहां पॉसिबल नहीं है। यहां क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, यहां 2d नहीं होता। यहां पर वेकेंट d ऑर्बिटल एब्सेंट है इसके अंदर, और वेकेंट d ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। यहां बैक बॉन्डिंग हो सकती, लोन पेयर डिसअपीयर हो जाएगा, बॉन्ड बनाने चला जाएगा। और जब लोन पेयर है ही नहीं तो अब यहां आप केवल 3 सिग्मा काउंट करोगे, 0 लोन पेयर, टोटल होगा 3। और ऐसे केस में इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगी sp2। 0 लोन पेयर है इसलिए ज्योमेट्री और शेप सेम होगा, जो कि आएगा ट्रायगोनल प्लेनर। ये एक प्लेनर प्रजाति है, प्लेनर होता है ये। और ये पिरामिडल है। पिरामिडल कैसा होगा? ये होता है नॉन प्लेनर। इसको ध्यान रखना है भैया, बहुत फेमस
एग्जाम्पल हैं दोनों, ठीक है। बहुत फेमस, नोट करो। ये लास्ट पॉइंट था बैक बॉन्डिंग का, मेरे ख्याल से मैंने सब पढ़ा दिया। एक देखना I2Cl6 पढ़ा है कि I2Cl6 देखना किसी के पास लिखा हो। ICl3 का डायमर I2Cl6 नहीं पढ़ा है ना, तो वो पढ़ा देता हूं, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ाया हूं ना, प्लेनर हो जाता है जिसका डायमर। यस सर। हाँ, तो वो नहीं पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ा दिया तो एक ही बार का जोड़ा है फीस में, एक ही बार पढ़ाऊंगा, ठीक। फीस से याद आया, किसी की सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई हो तो दिवाली आ रही है, मुंह मीठा करवाइए, है ना। अगर आपने करवा दी है ऑलरेडी तो फिर इग्नोर इफ यू हैव ऑलरेडी पेड। एक मिठुमा सबका हो जाए, सबसे लेट आई सबसे पहले लिख लियो लड़की। ये वाला तो सबका आ गया होगा, ये इसमें गलती हुई होगी, आई एम एज्यूमिंग, चूंकि है भी थोड़ा अलग, ध्यान रखना। आगे हेडिंग डालेंगे लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। दूसरी बैच में हो गया, आपके यहाँ एक दिन छुट्टी हो गई, इस वजह से नहीं हो पाया, माफी चाहूंगा, मगर उस ट्यूसडे को मैं बहुत ज्यादा फंसा ही हुआ था। हेडिंग डालेंगे भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आखिरी बड़ा हेडिंग H बॉन्ड से डिनोट करते हैं, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या H बॉन्ड से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या H बॉन्ड। क्या है भैया इसका कहानी, आओ देखो। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा है, मतलब हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी नत्थु गहरा एरा फेरा क्या बोलते हैं वैसा वाला हाइड्रोजन आ गया, मुंह उठाए मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊंगा, नहीं, भगा दिया जाए बाप, बिल्कुल नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा? स्पेशल हाइड्रोजन होना चाहिए। स्पेशल हाइड्रोजन मतलब कैसा, दूध दही में नहाया हुआ? नहीं, थोड़ा अलग टाइप का हाइड्रोजन, मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। जैसे कि नहीं, यही तीन, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, चौथा अलाउड नहीं। अब अगर इनके जैसा कोई ए एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसा, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस ए एटम पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर इसकी विसिनिटी में कोई और एक ए एटम है जो कि कैसा है, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगेन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लाइक FON, इन तीनों में से और कोई इसकी विसिनिटी में है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ऐसे केस में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों के बीच में अपोजिट चार्जेस हैं, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दिया गया है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? Whenever a hydrogen is covalently bonded to a highly electronegative atom like FON, then it acquires a partial positive charge. And if another highly electronegative atom like FON is present in the vicinity which acquires a partial negative charge, then a electrostatic force of attraction is developed between hydrogen and that another electronegative atom which is termed as क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंपल परिभाषा है, समझ गए होंगे आप लोग। विसिनिटी मतलब पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में, विसिनिटी यानी पड़ोस में। तो लिखेंगे भैया whenever a hydrogen is bonded, whenever a hydrogen is bonded to a highly electronegative atom, whenever a hydrogen is bonded to a highly electronegative atom like FON, ब्रैकेट में लिखेंगे like FON, it acquires a partial
it acquires a partial positive charge. It acquires a partial positive charge with respect to, it acquires a partial positive charge with respect to, with respect to, with respect to it. And if another highly electronegative atom, and if another highly electronegative atom like FON bracket में, like FON is present in the vicinity, like FON is present in the vicinity, विसिनिटी ब्रैकेट में लिख लेना, अड़ोस पड़ोस, है ना। नहीं तो क्या है कि सब डीपीएस का अंग्रेजी भूल जाते हो तुम लोग केमिस्ट्री क्लास में आते ही, है ना। विसिनिटी ब्रैकेट में लिख लो अड़ोस पड़ोस। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स बिटवीन, electrostatic force of attraction develops between hydrogen, develops between hydrogen and that another atom, and that another atom which is termed as hydrogen bond, which is termed as hydrogen bond। ठीक है, जल्दी बनाएंगे। यहां पर 3 डॉट, ये 3 डैश ही बनाना ना, 3 डैश से ही डिनोट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, ऐसा नियम है। 3 ही डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नियम है। चौथा डैश कोई नहीं बनाएगा और 3 से कम कोई नहीं बनाएगा, नहीं कुटाई हो जाएगी आज। हो गया, लिखेंगे अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड, अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस, अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 डैश, अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 डैश। अगला लिखेंगे इट इज अ वीक बॉन्ड, बहुत ऐसा कमजोर बॉन्ड है, इट इज अ वीक बॉन्ड। क्यों वीक बॉन्ड है? थोड़ा थोड़ा चार्ज, पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव नहीं, थोड़ा थोड़ा चार्ज है, इस वजह से वीक बॉन्ड है। इट इज अ वीक बॉन्ड, ब्रैकेट में लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी 10 to 40 किलो जूल पर मोल। इट इज अ वीक बॉन्ड, ब्रैकेट में लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी 10 to 40 किलो जूल पर मोल। whereas a usual covalent bond, whereas a usual covalent bond has a bond energy, has a bond energy, has a bond energy nearly equal to 240 kilojoule per mole। ये अप्रोक्सीमेट डेटा है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। हर कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होती, मगर ये अप्रोक्सीमेट 240 ऐसे मान लिया, ठीक है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी 10 to 40, इसकी कितनी 240, तो ये बहुत ज्यादा है, वो बहुत वीक बॉन्ड है। लेकिन ऐसे नहीं समझना कि दुर्बल आदमी दुनिया में क्या करेगा। दुर्बल आदमी ये हाइड्रोजन बॉन्ड दुनिया में एक से एक कारनामे करता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ज्यादातर रीजनिंग वाले सवाल, जैसे सवाल जिनमें पूछा जाए कि वाटर एक लिक्विड है, H2 ऐसे गैस है क्यों, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बहुत सारे सवालों का। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे पहला लिखेंगे बेटा
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर यानी आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका सबसे पहला उदाहरण है HF लिक्विड। HF लिक्विड, HF का लिक्विड। HF लिक्विड क्या होता है? कुछ इस तरीके का होता है, HF 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 HF, ऐसा आप आगे तक बना सकते हो। कौन गंदा आदमी? ये देखा फ्लोरीन। इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब प्लस और माइनस को आपस में जोड़ दो। कहता है यार औ का है, एक छोटे से बात है। ये प्लस और माइनस को आपस में जोड़ दो यूं, ये माइनस और प्लस को आपस में जोड़ दो यूं, ये माइनस और प्लस को जोड़ दो, ये माइनस और प्लस को जोड़ दो। इमेजिन करो एक ठोक और होगा इधर, आगे होगा ना, मैंने बनाया नहीं, जैसे ये है वैसे यहां पर भी होगा, तो वो उधर जोड़ देना, ज्यादा बन गए। वैसे ही एक एफ जैसे यहां एक एफ यहां पर भी होगा, तो ये इधर जोड़ देना। तो क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको? ये दिस इज कॉल्ड जिगजैग स्ट्रक्चर। HF लिक्विड में क्या देखने को मिलता है? जिगजैग स्ट्रक्चर। क्या देखने को मिलता है? जिगजैग। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, जिगजैग, इसको अंडरलाइन कर लेना, NCERT का है जिगजैग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक चीज और खास ध्यान रखनी, इसका एक सवाल कहीं मैंने देखा था, जिस सवाल में एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया था, एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया था। ऐसे करके, और यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, और इसको आपस में जोड़ दिया था। अब पूछ रहा था ये स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है? जिगजैग तो ये भी है गुरुजी, तो ये भी सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। ये जिगजैग है लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर है, और अगर किसी एलिमेंट के पास 3-3 लोन पेयर है तो वो 3-3 लोन पेयर क्या करेंगे? उसको दबा के रखेंगे, उसके बॉन्डों को। 3-3 लोन पेयर है तो उसके बॉन्ड्स को सीधा होने नहीं देंगे, उसको दबा के रखेंगे। तो आप फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन बीच में है और 3-3 लोन पेयर होने के बावजूद ये कैसा दिख रहा है? सीधा, जबकि सीधा नहीं हो सकता, ये मुड़ जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, ये जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन ऑलवेज टर्मिनल, और कैसा होगा? बेंट। क्यों बेंट है? ड्यू टू प्रेजेंस, ऐसे प्रेजेंस लिखते हैं, प्लस NCE, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स। हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं, उसको कोई ऐसे धक्का मारने वाला नहीं, हाइड्रोजन को आप सीधा कर सकते हो। फ्लोरीन के ये लोन पेयर है इधर और इधर, उसके हाथ को दबा देंगे, मुड़ जाएगा, इसलिए फ्लोरीन मुड़ा हुआ होना चाहिए, मुड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये वाला स्ट्रक्चर गलत है, ये वाला स्ट्रक्चर सही है, ध्यान रखना, ये सीधा सवाल पूछ सकता है। अगला, ये पहला हो गया एग्जाम्पल, पहले देख लो सारे, फिर आगे बढ़ना। अगला है H2O सॉलिड। व्हाट इज H2O सॉलिड? इट इज एक्चुअली आइस। बर्फ की बात कर रहा हूं, ठंड का मौसम है, कोई बात नहीं। H2O ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है, इसका बेंट स्ट्रक्चर होता है, बेंट। तो मैंने बेंट स्ट्रक्चर बना दिया ऐसा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, सभी हाइड्रोजन पे। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे नेगेटिव आएगा, और सब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा। दोनों को आपस में जोड़ देंगे, टिन टिन टिडिन, टिन टिन टिडिन, टिन टिन टिडिन, टिन टिन टिडिन, ऐसे जुड़ गया। ये आगे इधर भी होगा एक, और वैसे ही यहां जैसे इमेजिन करो, एक इधर भी होगा, एक इधर। तो इस तरीके से ये थोड़ा ज्यादा सीधा हो गया। लेट मी पुट इट सम, थोड़ा सा बेंट कर दूं, मेरे अंग्रेजी नहीं आ रही उसकी, है ना।
थोड़ा सा ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर में यहां बीच में वेकेंट स्पेसेस, यहां बीच में क्या है, वेकेंट स्पेस। और वेकेंट स्पेस की वजह से इमेजिन करो एक क्लास है जिसमें 30 बच्चे बैठ सकते, लेकिन मोहित सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, भाई साहब ऐसा पढ़ा रहे हैं, 50 बच्चे का एडमिशन हो गया। तो 50 बच्चे क्या करेंगे, बैठा लेंगे क्लास में, पैसा दे रहे, फोकट में थोड़ी पढ़ रहा है कोई, बैठा लेंगे क्लास में। कहां बैठा लेंगे, जिस बेंच में 3 बच्चे बैठ सकते हैं उसमें हम 4 बैठा लेंगे। बैठ सकता है, बच्चा दुबला पतला होता है। एक बार की बात है, कसम से बता रहा हूं, ये 2-3 साल पहले की बात है, 3 साल हो गया होगा। मैं एसी लेने गया, 3 साल पहले मैं रायपुर आया था, तो मैं एसी लेने के लिए, बहुत बढ़िया बात है, एसी लेने के लिए गया। तो एक भाई साहब के पास गया, बोले कितना बड़ा कमरा है। मैं बोला भाई साहब 9 फीट ऐसा है, गिन के ले गया था, 9 फीट ऐसा है और 20 फीट ऐसा है, 9 बाई 20 भी नहीं पूरा, 9 बाई 13-14 ही था, 9 बाई 14। बोले अच्छा बढ़िया, ये तो 150 स्क्वायर फीट है सर, इसमें तो आपका 1.5 टन के एसी में हो जाया करके। बोले कितने लोग रहेंगे उसमें, कितने लोग बैठेंगे। तो मैंने हिसाब लगाया, हमने बेंच लगा रखी थी, हमने बोला 30 बच्चे बैठेंगे करके, 30-32 बच्चे आ जाएंगे उसमें, उतने बड़े में बेंचें लगी थी, बच्चे बैठते भी थे। तो मेरे जैसा हट्टा कट्टा आदमी एसी बेचने वाला बोले मैं मान ही नहीं सकता इतने बच्चे एक क्लास में आ जाएंगे यार, है ही कितनी जगह, 10 बाई 10 ही तो है लगभग, इसमें आ ही नहीं सकते। मैं बोला गुरुजी ऐसी बात है, बच्चा होता है दुबला पतला, आपके और मेरे जैसे एक बच्चे का बाप नहीं होता कि मोटा तगड़ा हो, बच्चा होता है दुबला पतला। जितनी जगह में आप और मैं 2 लोग बैठेंगे उतनी जगह में 4 बच्चे बैठा लेते हैं गुरुजी। तो बोले अच्छा हाँ, ये बात तो मैं सोचा ही नहीं था करके। तो वैसी वाली केस है, तुम भी ये मत सोचो कि एक बेंच में कैसे 4 बच्चे बैठा लेंगे, तुम लोग दुबले पतले हो, सिंगल पसली, बैठा लेंगे हम। कोई हट्टा कट्टा ज्यादा, 1-2 बच्चे से ज्यादा हट्टा कट्टा नहीं होता, उसको हम एब्सेंट कर देते हैं उस दिन, छुट्टी। तो अपन ने क्या किया, 50 बच्चे ने एडमिशन ले लिया, 50 बच्चे ने एडमिशन ले लिया। जिस बेंच में 3 बैठने थे उसमें 4-4 बैठे हुए हैं। बीच में जो जगह होती खाली आने जाने की, वहां पर भी छोटा छोटा स्टूल डाल दिया है, वहां पर भी बच्चा बैठ के हाथ में लिख रहा है। 2-3 बच्चे अब भी बच गए, एक मैंने इधर गोद में फंसा लिया, एक मैंने इधर गोद में फंसा लिया, गोद में फंसा के पढ़ा रहा हूं मैं। पैसा मिलेगा कुछ भी कर सकता है मोहित साहब, ऐसी बात नहीं है, मजाक नहीं समझना। तो गोदी पापा के पढ़ा रहे, पूरा बच्चा भरा हुआ है ठसाठस, क्लास में खाली जगह है ही नहीं। अब ये बात है पहले की ना, जब कोरोना नहीं आया था, अब तो कोरोना आ गया साला, तो सोच ही नहीं सकते वैसा। ऐसा हमने किया भी है ना, मतलब जब हम लोग कोटा वोटा में पढ़ाते थे तो आप लिटरली नहीं मानेंगे, नहीं हुआ तो भर देते एकदम। तो भरा हुआ है बच्चा बिल्कुल, मास्टर यहां खड़ा है ना, नीचे बैठा हुआ है बच्चा। कई बार मेरे लगता था साले जूते नहीं चुरा ले जाए मेरा, इतना बाजू बाजू बैठ जाते हैं नीचे में एकदम बैठा, वहां से ऐसे देख रहे हैं गुरुजी को, क्योंकि सामने ही बैठे हैं, बोर्ड एकदम सामने, ऐसे देख रहे हैं लेट के, दिख भी नहीं कर रहा। तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल एकदम ठसा ठस भरा हुआ है। इस कमरे की डेंसिटी कैसी है, हाई है, डेंसली पैक है। अब कोरोना आ गया तो बीच बीच में से एक बेंच में जिसमें 4 बच्चे बैठते थे उसमें एक नहीं बैठाल पा रहे गुरुजी ढंग से, है ना। एक भी बेचारा बैठा है तो सिकुड़ के मुंह इधर उधर करके, फैल भी नहीं पा रहा बेचारा। तो अब ये वेकेंट स्पेस है क्लास में, इमेजिन करना एक बेंच में एक बच्चा बैठा हुआ, वेकेंट स्पेस है, क्लास की डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, क्लास की डेंसिटी कम हो गई है। यहां बीच में वेकेंट स्पेस है, वेकेंट स्पेस की वजह से खाली जगह आ गई, बॉन्डिंग की वजह से। डेंसिटी ऑफ आइस बिकम्स लेस एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ इट्स लिक्विड, यानी वाटर। आइस हल्का हो गया, देयरफॉर आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो आइस के पानी में फ्लोट करने का कारण कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कि यहां वेकेंट स्पेस थी, इस वेकेंट स्पेस में एयर ट्रैप्ड हो गई, एयर के फंस जाने की वजह से आइस हल्का हो गया,
हल्का हो गया तो ऊपर आके तैरने लगा, ऊपर आके तैरने लगा तो बड़े बड़े जहाज टाइटैनिक जैसे जो घूम रहे थे समुद्र में उनसे टकरा गया, डुबा दिया। टाइटैनिक के डूबने का कारण ग्लेशियर नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये नहीं होता तो ग्लेशियर नीचे पड़ा होता, ऊपर नहीं पड़ा होता। समझ में आई बात? एक पेपर में और सवाल पूछता है कि जो लेक्स होते हैं, लेक आपने देखा होगा, अपने यहां तो इंडिया में नहीं होता लेकिन विदेशों में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा कि ठंड का मौसम आता है, उनके यहाँ का तालाब है जो सब है, सब इनका नदी फदी है, सब जम जाता है। नदी जम गया है पूरा, इनकी नदी ऊपर से जमती है। अपने यहाँ तो रायपुर में नदी जमती च नहीं बेचारी, ठंडा ही नहीं हो पाता पानी, ठंडी च नहीं आती उतनी। नदी तालाब ऊपर से जम गया, हवाई जहाज उतार रहे हैं उसमें, एंटार्क्टिका में हवाई जहाज उतार रहे हैं साले, इतना इनका जम जाता है। सवाल पूछता है पेपर में कि कोई भी लेक जब जमता है तो ऊपर से जमता है, नीचे से नहीं जमता। तो नीचे से इसलिए नहीं जमता क्योंकि इसमें जब आइस बनती है तो वो आइस हल्की होती है, आइस हल्की होती तैर के कहां जाती? ऊपर। तो ऊपर से जमने लगता है, भले नीचे आइस बने हो, तैर के ऊपर आ जाती। तो सारा लेक जो है, लेक है, नदी है, तालाब है, जो भी है, सब कहां से जमता है? ऊपर से जमता है। और आप इतना नहीं देखा आपने तो एक कटोरे में बर्फ रख देना, पानी रख देना फ्रिज में। कई बार आपने देखा होगा, अपने जब नहीं रहता ट्रे, आइस ट्रे, तो अपन घर के कटोरे में पानी रख देते ना रेफ्रिजरेटर के अंदर। कभी कभी अब गर्मी में ज्यादा आइस की जरूरत पड़ रही है ना, तो अपन ने उसको निकाला, ऊपर से जम गया है, आपने ऐसे थोड़ा सा दबाया तो छेद हो गया, नीचे ठंडा पानी, आपने पानी निकाल लिया, देखा होगा ना। तो आइस हमेशा कहां से जमती? ऊपर से। ऊपर से क्यों जमती? क्योंकि आइस हल्की होती, तैर के ऊपर आ जाती। समझ में आ रही बात? तो इसको ध्यान रख लेना, पेपर में पूछता है व्हाई लेक्स फ्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम नॉट बॉटम टू टॉप। मेरे ख्याल से आप लिख लोगे आइस इज लाइटर देन वाटर, इट्स फ्लोट्स, इट गेट फ्लोट्स ऑन द सरफेस, और उसके बाद आपको कहानी लिखनी सारी हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना है, इसमें एयर फंस गई है, जैसे चिड़िया फंस जाती है पिंजरे के अंदर, तो ये चिड़िया है और ये पिंजरा है। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या नाम दिया गया? केज लाइक स्ट्रक्चर। जैसे इसका जिगजैग स्ट्रक्चर है वैसे इसका केज लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक, तो जो लिखा है बोर्ड में हर चीज हाईली इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। किसी कुछ पूछना हो तो यू आर मोर देन वेलकम, नहीं तो फिर मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, नोट करो जब तक। अरे बहुत अच्छा फिनोमिना है कि आइस जो है वो ऊपर से जमती है। अगर सोचो आइस नीचे से जमती तो क्या होता? सब मछली लोग भी जम जाते। अच्छा, कई सोच रहे सर मछली तैर के ऊपर आ जाती। हाँ, मछली तैर के ऊपर तो आ जाती, लेकिन धीरे धीरे पानी शैलो होता जाता। ऊपर से जमने की वजह से क्या होता है? आइस एक बहुत बढ़िया इंसुलेटर होता है। आपने देखा होगा इग्लू फिग्लू बनाते हैं ना वो लोग, बर्फ का घर, वो इसीलिए बनाते हैं कि वो बहुत बढ़िया इंसुलेटर होता है। तो ऊपर आइस जम जाती लेक में, ऊपर आइस जम जाती, एक बढ़िया इंसुलेटर बन जाती, तो नीचे का पानी फ्रीज होने से बच जाता है। अगर नीचे से हो रहा होता तो धीरे धीरे करके पूरा ऊपर तक फ्रीज हो जाता, पूरा एकदम सॉलिड हो जाता। लेकिन वो उसकी वजह से उल्टा कहानी चलता है उसमें, और फिर वो ऊपर ही एक लेयर बनती, नीचे का पानी लिक्विड स्टेट में रहता है, क्योंकि आइस ऊपर से इंसुलेटर के जैसा काम करती है। तो ये केमिस्ट्री की क्लास में आज आपको बायो पढ़ाया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा NH3 गैस, इसमें नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 लोन पेयर। नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 लोन पेयर। नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 लोन पेयर, एंड सो ऑन, बनाते जाओ आप। अब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन, और इधर लोन पेयर भी है, तो ये वाला हिस्सा पार्शियल नेगेटिव, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ होंगे, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव नाइट्रोजन की तरफ, बाकी तरफ पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है, दोनों के बीच अपन क्या बना देंगे भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड।
वैसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों के बीच अपन हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे, वैसे ये पॉजिटिव और आगे नेगेटिव दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड सो ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को ना जाने क्यों एनसीईआरटी कहती लीनियर स्ट्रक्चर। तो फिलहाल आप भी याद रखेंगे एक लाइन में जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना, अमोनिया ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एचएफ का जिगजैग स्ट्रक्चर, वाटर का केज लाइक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये पहले प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसको अपन ने नाम दिया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल के बीच। दूसरे प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कहां मिलेगा, आओ देखें इधर। ये जो बना है इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं OH लगा दूं तो दिस इज कॉल्ड फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल। ये वही फिनॉल है जो कहते नहीं घर में फिनाइल डाल के पोछा लगाना चाहिए, दैट इज दिस इज, इसका 2% सॉल्यूशन होता है फिनॉल। ठीक, इसके ये वाले पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे, जिसको ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो, इस जगह पे मैंने लगा दिया NO2। NO2 इस ग्रुप को कहते हैं नाइट्रो। क्या कहते हैं, नाइट्रो। तो ये जो पूरा बना है दिस इज कॉल्ड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ओ नाइट्रोफिनॉल। एक साथ लिखना चाहिए था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इस केस में क्या होगा देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये वाले ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच क्या बन जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों के बीच क्या बन गया, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बना है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है इसका, ये सब अगले साल काम आएंगे, इस साल नहीं काम आएंगे, अगले साल काम आएंगे। दिस फिर से क्या है, ये फिनॉल, दिस इज फिनॉल। यहां मैंने लगा दिया फ्लोरीन, ऑर्थो पोजीशन पे फ्लोरीन लगा दिया, क्या नाम होगा, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल, ओ फ्लोरोफिनॉल। ये ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये वाले फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, दोनों के बीच क्या बन जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार हो गए। ये वाला बहुत काम का है, ये सब आएगा काम, धीरे धीरे आएगा समय के साथ, 12th में ज्यादा आएगा। अगला हेडिंग अपने डालना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के थोड़ा ऊपर कर देता हूं, दिख नहीं रहा होगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मैं छोटा था, कक्षा 5वीं 6वीं में रहूंगा, एक सवाल था सोशल साइंस में, मेरे को आज तक याद है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वार ऑफ बक्सार। बक्सार करके एक जगह है, बक्सर, बक्सर बक्सार क्या बोलते हैं पता नहीं, बिहार में, वहां कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी। मेरे को इसलिए पता है कि मैं जब एलएन में था तो एक मास्टर साहब थे बायो वाले जो वहीं के थे, बक्सार के, तो मैंने उनसे पूछ भी लिया। आप सोच सकते हो मेरे को आज तक याद है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वार ऑफ बक्सार, मतलब हाउ इंपैक्टफुल वाज दैट क्वेश्चन, आज तक याद है मेरे को। तो मैंने पूछ भी लिया, मैं बोला यार आप बक्सार से हो, बोले आओ। मैं बोला कहाँ पड़ता है बक्सार, बोले बिहार में। बोला कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी क्या वहाँ, बोले हाँ हुई थी। मैं बोला यार 5वीं क्लास में पढ़ाई थी, मैं तो बाकी सब भूल गया किसके किसके बीच हुई थी लड़ाई, मगर कुछ वार ऑफ बक्सार याद है। तो फिर उन्होंने बताया किसके किसके बीच लड़ाई हुई थी, और मजे की बात है मैं फिर भूल गया क्या था। खैर छोड़ो, वो काम का नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस, एज अ चाइल्ड मैं बहुत परेशान रहता था, ये क्या बड़ा शब्द ले आए कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है रिजल्ट, क्या आउटकम आया, हाइड्रोजन बॉन्ड के क्या आउटकम है। तो सबसे पहला आउटकम लिखेंगे भैया सॉल्युबिलिटी, नंबर 1 इज सॉल्युबिलिटी। आपने थोड़ा देर पहले देखा
कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर का सॉलिड आइस में एक स्पेशल केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर एयर फंस जाती है। एयर फंसने की वजह से वो हल्का हो जाता है, हल्का होने की वजह से पानी के ऊपर आके तैरने लगता है, पानी के ऊपर आके तैरता है तो बड़े बड़े जहाज डुबा देता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का पहला काम तो जहाज डुबाना है। दूसरा बहुत बड़ा काम है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जैसे ही शब्द दिमाग में आता है, जैसे ही शब्द कहीं सुनता हूं मैं, मेरे दिमाग में आता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब है जो जैसा होता है वैसी लोगों में घुलता है। वाटर एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वाटर एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, NaCl भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसीलिए NaCl को पानी में घुलना चाहिए और NaCl पानी में घुलता भी है। नमक डालो पानी में घुलता है, नींबू पानी में घोल घोल के पीते अपन, घुलता है, बढ़िया बात है। लेकिन वाटर एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और C2H5OH एल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन आता है, कार्बन आ रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन नहीं आ रहा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस लॉजिक के हिसाब से एल्कोहल ऑर्गेनिक है, वाटर इनऑर्गेनिक है, दोनों को आपस में घुलना मिलना नहीं चाहिए, लेकिन ये दोनों आपस में घुलते हैं। आपको यकीन नहीं है, शाम का टाइम हो गया, आप चले जाओ किसी भी चौक में, बहुत सारी शराब की दुकानें हैं अपने यहां रायपुर में, लोग घोल घोल के पी रहे हैं, है ना। सोचो अगर नहीं घुलता पानी में अल्कोहल, तुम तो नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, बहुत सीधा आदमी, तुम भी नहीं जानते घुलता नहीं घुलता, लेकिन पी रही ना दुनिया। अगर नहीं घुलता तो लोग पीते क्या? नहीं पीते, तो कोई और चीज में घोल के पीते। अल्कोहल ऑर्गेनिक है, वाटर की जगह ऑयल ले लेते, ऑयल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो अल्कोहल को तेल में डाल डाल के पीते, है ना। लीवर सिरोसिस के बाद में मरते, पहले साले कोलेस्ट्रॉल से ही मर जाते, इतना तेल, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन वाटर घुलता है, मतलब अल्कोहल घुलता है वाटर में, जबकि उसको नहीं घुलना चाहिए, बिकॉज दीज टू आर नॉट लाइक, वन इज लाइक वन इज डिसलाइक, तो नहीं घुलना चाहिए, लेकिन घुल रहे, तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। कुछ ना कुछ कारण होगा। मेरी बहन है बड़ी वाली मेरे से, वो बिल्कुल अलग टाइप की है ना, वो बिल्कुल अलग टाइप की, उसको अलग टाइप का, उसको बड़े शहरों में रहना पसंद है, पुणे में रहती, उसको फ्लैट में रहना पसंद है, मेरे को छोटे शहर में रहना पसंद है, उसको फ्लैट में रहना पसंद है, मेरे को अपनी जमीन वाले घर में रहना पसंद है। वो दिखावे की दुनिया में रहती है, अब जब देखो तब जूता खरीद लाएगी, चप्पल खरीद लाएगी, उसको मटीरियलिस्टिक है थोड़ी सी। और मैं गरीब आदमी स्लीपर पहन के, मैं आप मानेंगे नहीं, संडे के रोज मैं आपको कहीं मिल जाऊं, मैं आपको पूरी जीन्स तो मैं पहन ही नहीं सकता, मैं तो घर के कपड़ों में ही घूमता रहता हूं, यहां से वहां पूरा रायपुर घूम सकता हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे फर्क, मैं एकदम वैसा आदमी, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ, वो अलग है, वो नॉर्थ है, मैं साउथ हूं, दोनों अलग अलग है। वो पैसे के पीछे पागल है, पैसे के पीछे तो मैं भी पागल हूं, खैर वो तो पूरी दुनिया पागल है। तो लेकिन वो नॉर्थ है, मैं साउथ हूं, लेकिन हम दोनों आपस में जब मिलते हैं तो घुल मिल जाते हैं। क्यों घुल मिल जाते हैं? क्योंकि हम दोनों के बीच में खून का रिश्ता है, बॉन्ड है। अगर कोई चीज लाइक है, कोई दूसरी चीज डिसलाइक है, दो चीजें एक दूसरे से अपोजिट हैं, फिर भी वो आपस में घुल मिल सकती। कब घुल मिल सकती हैं? जब उनके बीच में कोई बॉन्ड बन जाए। समझ में आ रही बात? 17 साल के बच्चों को 17 साल के दूसरे बच्चों के बीच बैठा लूंगा, घुल मिल जाएंगे। 17 साल के बच्चों को 70 साल के बुड्ढों के बीच बैठा लूंगा, नहीं घुलेंगे मिलेंगे। लेकिन यही 17 साल के बच्चे अपने 70 साल के दादा दादी के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड है। समझ आ रही बात? अगर कोई बॉन्ड बन गया तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, घुलना मिलना हो जाएगा। तो मेरे पास अल्कोहल है C2H5। एक बार की बात है, मैं ऐसे पढ़ा रहा था, ड्रॉपर बैच था, वो बड़ा भारी बैच, बहुत सारे बच्चे बैठे थे। मैंने ऐसे पढ़ाते पढ़ाते बोल दिया मेरे पास अल्कोहल है। पीछे से एक लड़का चिल्लाता सर मेरे पास पानी है, आ जाइए बैठते। मैं बोला मजाक चल रहा है, क्लास चल रही। खैर ऐसा तुमने नहीं बोला होगा। अल्कोहल है, वाटर है,
फिर अल्कोहल है, फिर वाटर ले ले रहा हूं मैं ऐसे अल्टरनेटिंग। ऑक्सीजन कैसा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब क्या होगा दोनों के बीच, क्या बन जाएगा, अरे बाप रे, दोनों के बीच क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्कोहल इज सॉल्यूबल इन वाटर, एल्कोहल इज सॉल्यूबल इन वाटर ड्यू टू क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सोचो अगर अल्कोहल पानी में नहीं घुलता, तेल में घुलता, तो दुनिया तेल में घोल घोल के पीती क्या, नहीं पीती, नहीं पीती तो दुनिया में लोग शराबी नहीं होते। और अभी तो आपने लॉकडाउन के समय देखा भी कि शराबी लोगों ने देश की इकोनॉमी बचाई, गवर्नमेंट ने शराब की दुकानें वापस खोली, इकोनॉमी नीचे जा रही, जाओ शराब पियो, टैक्स दो, खूब टैक्स देते हैं बेचारे शराब पीने वाले, बोले जाओ शराब पियो, टैक्स दो, टैक्स दो, गवर्नमेंट चलेगी। कुछ लोगों ने जैसे डॉक्टरों और नर्सों को कोरोना वॉरियर कहा, कुछ लोगों ने शराबियों को इकोनॉमिक वॉरियर भी कहा कि इन्होंने इकोनॉमी बचाई करके। तो इकोनॉमिक वॉरियर नहीं होता अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड ने देश की इकोनॉमी को बचा रखा है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो अल्कोहल वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता, और वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता तो मेरे को नहीं लगता कोई तेल में डाल डाल के पीता, कोई नहीं पीता। समझ में आ रही बात? तो आप छोटा मोटा समझ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, कितना बड़ा काम कर रहा है, ठीक। शक्कर का फॉर्मूला C12H22O11, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पानी में घुलता है नहीं घुलता है, घुलता है, क्यों घुलता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पानी में घुलता है नहीं घुलता, घुलता है, क्यों घुलता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हनी फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन मधुमक्खी बना रही है, डेफिनेटली कैसा, ऑर्गेनिक है, पानी में घुलता है नहीं घुलता, घुलता है। लोग सुबह मम्मी लोग पीते हैं घोल के पानी में, नींबू निचोड़ के, वजन कम होता है बोलते हैं। घुलता है नहीं घुलता है, घुलता है, क्यों घुलता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शुगर, ग्लूकोज एंड हनी ऑल आर सॉल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखाऊंगा लास्ट में, पहले इतना नोट करो फिर आगे। हाँ, अल्कोहल वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व हो जाना चाहिए यार, पता नहीं है, होना तो चाहिए, वाटर है। एक चीज नोटिस किया मैं, जहां ये मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल बनाने लगता हूं, जवान लड़कों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है। सर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा हो, मेरे क्या पता पे, मिटा रहा हूं, चलो बाद में निकाल। यहां नीचे नोट करके लिखेंगे, सिमिलरली, नीचे नोट करके लिखेंगे, सिमिलरली ग्लूकोज सुक्रोज, सिमिलरली ग्लूकोज सुक्रोज यानी शुगर ना, ब्रैकेट में लिख लेना जिनको नहीं पता। ग्लूकोज सुक्रोज एंड हनी आर सॉल्यूबल, एंड हनी आर सॉल्यूबल इन वाटर, एंड हनी आर सॉल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड हनी आर सॉल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया। अगला विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यानी हिंदी में मैं बता सकता हूं, विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन, है ना, जैसे ऑयल है या मतलब और कुछ, जैसे वो ग्लिसरीन होता है ना, वैसा कुछ गाढ़ापन। तो अपने पास है C2H5OH, अपने पास है CH2CH2OH, इस कंपाउंड का नाम है ग्लाइकॉल, ये नाम याद रखना है। अगला कंपाउंड है CH2CH2 और तीनों पे OH लगा है, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या नाम है इसका, ग्लिसरॉल। अब आप इधर से इधर जा रहे हो, यहां पर आपके पास एक ही O पे नेगेटिव है और एक ही H पे पॉजिटिव है, यहां आपके पास 2 O पे नेगेटिव, 2 H पे पॉजिटिव, और यहां आपके पास 3 में है। तो इधर से इधर जाने पर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होगी, बढ़ जाएगी, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे।
इमेजिन करो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हैं, ये मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एकदम चिपका हुआ है, एकदम कस के बंधा हुआ है, एकदम कस के बंधा हुआ है, तो गाढ़ापन क्या होगा, बढ़ जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ रहा है, इसकी वजह से विस्कोसिटी, गाढ़ापन क्या होगा, बढ़ जाएगा। सबसे गाढ़ा होता है ग्लिसरॉल और सबसे पतला होता है अल्कोहल, ठीक है। तो दिस ग्लिसरॉल टू अल्कोहल हो जाएगा, ये विस्कोसिटी का कारण हो गया। अगला वाला है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी, वोलाटाइल होना। मेरे पास में CH3 CH2OH। एक बार ऐसे मैंने तीसरी बार जब ये पढ़ाया ना, एक लड़का खड़ा हो गया, बोले गुरुजी एक बात करनी। मैंने बोला क्या हो गया? बोले गुरुजी आज क्या माहौल वाहौल है क्या ज्यादा? मैं बोला मतलब नहीं समझा मैं तेरा। बोले गुरुजी तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा सॉल्युबिलिटी में अल्कोहल से समझाया, विस्कोसिटी में अल्कोहल से समझाया, वोलाटिलिटी में सर चल क्या रहा है, ये क्लास हो रही है, मजाक चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अल्कोहल के खेल है, देखना पड़ेगा आपको। ये हो गया वोलाटिलिटी। पहला हो गया इथाइल अल्कोहल, दूसरा हो गया ये, दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। हाँ सर ये तो पता है हमको, ये वाला कहलाता है ईथर। दिस इज ROR, दिस इज ईथर, इथाइल अल्कोहल ईथर। यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहां ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव तो है, लेकिन कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन है, जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। यहां हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, कार्बन से। कार्बन से जुड़े होने के कारण इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन सके और उस पर पॉजिटिव चार्ज ला सके। समझ में आ रही बात? तो यहां पॉजिटिव नहीं आए, यहां केवल नेगेटिव है। ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि अल्कोहल के अंदर, ये पढ़ के आए देखो, हो तो रही है, हाँ यहां भी पढ़ा, जब से वही तो पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं होती, अल्कोहल में होती। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, इथाइल अल्कोहल के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से आपस में जुड़े होंगे, एक दूसरे को पकड़ के रखे होंगे। जबकि ईथर के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़े होंगे क्या? नहीं, इनको तो आजू बाजू वाले से लेना देना ही नहीं, चुपचाप। जबकि अल्कोहल के अंदर ऐसा कुछ होगा, देखना, इस ग्रुप को ना R से डिनोट करते हैं, ROH, अगला ROH लगाते जाना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहां बीच में बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड है, एक दूसरे को पकड़ के रखे। वोलाटिलिटी का मतलब क्या है, उड़ना। पेट्रोल इज वोलाटाइल, खोल दो उड़ जाता है। शहद इज नॉट, हनी इज नॉट वोलाटाइल, उड़ता नहीं। अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखे, एक उड़ने जाएगा दूसरा पकड़ लेगा, अबे कहां जा रहा है, नीचे आ, क्या हो गया, काहे उड़ रहा है अभी से, समझ आ रही बात? लेकिन ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो एक मॉलिक्यूल उड़ रहा होगा तो दूसरा उसको पकड़ेगा नहीं। तो ज्यादा वोलाटाइल कौन होगा, ईथर इज मोर वोलाटाइल, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। समझ में आई बात? सिमिलर एक और एग्जांपल है मेरे पास, जबकि आप देखो दोनों का मास बराबर है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन इसमें, एक ऑक्सीजन इसमें, दोनों का मास बराबर है, दोनों चाहे तो उड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं उड़ पाएगा क्योंकि ये बाजू वाले के साथ जुड़ा हुआ है, बाजू वाला इसको पकड़ के रखेगा। अरे अपन बोलते नहीं, दुबली पतली कोई लड़की हो, ऐसे धूप उसमें जा रही हो, नहीं चिढ़ाते हैं अपन, बचपन में चिढ़ाते थे, बोले अरे इसको पकड़ के रखना, उड़ जाएगी करके। तो इसको पकड़ के रखे हुए हैं लोग एक दूसरे को, ये पकड़ के नहीं रखा है, ये पकड़ के नहीं रखा है, ये उड़ जाएगा, ये पकड़ के रखा है, नहीं उड़ पाएगा। समझ में आई बात? इसकी वोलेटिलिटी कम है। अगला एग्जांपल है अपने पास, दिस इज, आप देख चुके हो आज की क्लास में,
दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अरे यार थोड़ा ज्यादा ऊपर बना दिया मैंने। और ये वाला है 1 और 4 पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा, ऑर्थो पैरा। बीच में एक तो मेटा भी आता है, 1 2 होगा ऑर्थो, 1 3 होगा पैरा, मेटा, 1 4 होगा पैरा। तो दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा, दिस इज कॉल्ड पी नाइट्रोफिनॉल, दिस इज ओ नाइट्रोफिनॉल, दिस इज पी नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का केस क्या है? इसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, ये वाले हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। आई एज्यूम आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो बना लेना। ये वाले ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जुड़ जाएंगे। यहां पर देखने को मिल रहा है मेरे को इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या देखने को मिल रहा है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल है, आज की कक्षा में दिखाया गया है। अगला वाला, ये वाले ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। ठीक, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करना चाहता है कि नहीं चाहता है? बिल्कुल चाहता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, मगर आपस में मिल नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि बीच में जमाने की बहुत बड़ी दीवार है। आजकल की पीढ़ी समझ सकती, बहुत बड़ी दीवार है, एक दूसरे से आकर्षित है मगर मिल नहीं सकते। बहुत बड़ी दीवार है जमाने की। लेकिन इन लोगों ने दूसरा जुगाड़ लगा लिया। इन्होंने दूसरा जुगाड़ कैसा लगाया है? इन्होंने आपस में तो बॉन्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि दूरी ज्यादा है, तो इन्होंने एक और मॉलिक्यूल पकड़ लिया है इसी का ही। क्योंकि एक सैंपल में ऐसा तो नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, और भी मॉलिक्यूल होंगे, तो इन्होंने ऐसे वाले दूसरे मॉलिक्यूल पकड़ लिए, एक ठोक और। एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सीधा, एक उल्टा कर दिया। इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इनको आपस में जोड़ दो। तो यहां पर अब क्या होने लगा? यहां होने लगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या देखने को मिल रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इमेजिन करना, जब ये उड़ने लगेगा तो बाजू वाला उसको पकड़ा हुआ उड़ रहा है, बोले कहां जा रहा है भाई, नीचे आ। दोनों का मास सेम है, दोनों आइसोमर है, सेम ग्रुप लगे हुए हैं, जगह पर अलग है, पोजीशन आइसोमर है, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो। ये वाला उड़ने लगेगा तो बाजू वाला पकड़ लेगा, बे किधर जा रहा है, इधर बैठ। ये उड़ने लगेगा तो इसने और किसी के साथ दोस्ती नहीं करी है, ये आपस में ही रह गया, अपने आप में रह गया, बाजू वाले से दोस्ती नहीं करी, तो इसको कोई रोकेगा नहीं, ये जल्दी उड़ जाएगा। ये जल्दी उड़ जाएगा तो इसकी वोलाटिलिटी ज्यादा और इसकी वोलाटिलिटी कम। ज्यादा वोलाटाइल होगा ओ नाइट्रोफिनॉल, कम वोलाटाइल होगा पी नाइट्रोफिनॉल। समझ में आया यहां तक कि पक्का? नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। कॉन्सिक्वेंस नंबर 4, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ू मैं? किसी का बहुत सारा बच्चा है तो मेरे को बता देना, मैं रुक जाऊंगा। हाँ रुकू ना, ठीक। तुम लोग बोलते नहीं हो तो मेरे को लगा लिख ली होगे करके। भाई तुम अब बता दिए करो, घर का समझो बिल्कुल मेरे को, छोटा भाई समझो। दिवाली आ रही, गिफ्ट भी देना। मजाक कर रहा हूं ना सर, हम लोग दे भी नहीं रहे वैसे भी आपको है? अब हो जाएगा तो बता भी देना ना, इतने में हो जाएगा मेरा काम। हो गया ना, चलो बढ़ू फिर आगे। अगला हेडिंग डालेंगे भैया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ना थोड़ा सा समझने में ऐसा है, टेढ़ी खीर है। इमेजिन करो एक बहुत बड़ी चाय की गंज है, पतीला होता है ना, बहुत बड़ा पतीला, गंज दूध जिसमें उबालते हैं वैसा वाला दूध, बहुत बड़ा पतीला है, बहुत बड़ा बर्तन है, इतना बड़ा है कि अपन लोग बैठे हैं उसके अंदर, है नहीं? अपन लोग की क्लास चल रही पतीले के अंदर, ठीक है। अब किसी महान आदमी ने वो पतीले को उठा के गैस के ऊपर रख दिया और गैस के ऊपर रख के चालू भी कर दिया, मतलब नीचे से बॉइलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। नीचे आग लगी देख के लोगों ने बोला यार चलो ऊपर। अच्छा, इसमें भागने का रास्ता कहाँ है? जैसे पतीले में होता है ऊपर, वैसे ही है, चिकनी चिकनी दीवारें हैं जिसमें चढ़ के ऊपर जाना है, बहुत मेहनत का काम है। जैसे गंज में होती है ना दीवारें, वैसे ही है सेम। खिड़की दरवाजा नहीं, अपन भी ऊपर से गए थे, इमेजिनरी कंडीशन है, हाइपोथेटिकल।
तो अब ऊपर से बाहर निकलना है। अब मैंने अच्छा मैं भी हूं उसमें, मैं भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। तो मैंने ऐसा देखा यार कि ये तो टेढ़ा काम है, इतना ऊपर अपने वजन लेके, अपने जैसा भारी आदमी उतना ऊपर चढ़ेगा कैसे, चढ़ ही नहीं सकता। तो मैंने तो भैया शुरू में बोले ठीक है थोड़ा बहुत गर्मी है मैं झेल लूंगा, कोई बात नहीं। एक दुबला पतला लड़का, जो ऐसे दुबले पतले लड़के होते हैं ना, कोई भी दीवार कूद जाते हैं, कहीं से भी कहीं चढ़ जाते हैं, भगवान जाने, वैसा एक दुबला पतला एकदम सुगड़ू बाम लड़का। वो लड़का देखा, बोले अरे नीचे से गर्म हो रहा है गुरुजी, मैं जा रहा हूं ऊपर। मैं बोला तू चढ़ सकता है चढ़ जा। वो चट 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 चढ़ा और कूद के बाहर। उसके बाद दूसरे नंबर का एथलीट खड़ा हुआ, बोले गुरुजी मैं भी निकलूं। मैं बोला निकल। वो भी कोशिश किया, थोड़ा धीरे से निकला। जो सबसे पहले निकला वो दुबला पतला हल्का सा, मेरे जैसा आदमी। मैं जो हूं बचपन से ही कभी नहीं चढ़ पाया दीवार के ऊपर, मेरे से चढ़ा ही नहीं जाता, मेरा वजन ज्यादा है। मैं ऐसे ऐसे करने की कोशिश करता हूं, दीवार नीचे आ जाती, मैं क्या ऊपर जाऊंगा, हो ही नहीं पाता। तो दुबला पतला जो होगा वो सबसे पहले वेसल छोड़ के बॉइल हो जाएगा। बॉइलिंग में भी यही होता है, मॉलिक्यूल सारे बॉन्ड छोड़ा छोड़ा के ऊपर जाते हैं। जो मॉलिक्यूल दुबला पतला हल्का सा मॉलिक्यूल होगा वो थोड़ी सी एनर्जी गेन करेगा और एनर्जी गेन करके वेसल से बाहर चला जाएगा, जल्दी बॉइल हो जाएगा। अब मेरे जैसा भारी मॉलिक्यूल है कोई, मेरे जैसा भारी मॉलिक्यूल बोलेगा यार 50-60 डिग्री तो है, अपने यहाँ रायपुर में ऐसे ही पड़ता है गर्मी में, उतना तो मैं झेल ही सकता हूं। 70-80 के ऊपर जाएगा तो देखेंगे। तो 40-50-60 डिग्री तक तो मैं वहीं बैठा रहूंगा यार, शायद कोई बंद कर जाए, अपने कूदना ना पड़े। समझ में आ रही बात? तो मैं लास्ट में बॉइल होऊंगा। तो जो भारी मॉलिक्यूल है उसका बॉइलिंग पॉइंट, वो बाद में बॉइल होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अपन ऐसा बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जिस मॉलिक्यूल का वेट ज्यादा होगा वो बाद में बॉइल होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। डन, यहां तक की बात। अब मेरे पास में है HF, HCl, HBr और HI, ये 4 कंपाउंड है। HF, HCl, HBr और HI। इधर से इधर जाने पर मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। फ्लोरीन का मास होता है 19, है ना? आओ, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127, इसका टोटल मास 20 है, इस अकेले का मास 127 है। तो मॉलिक्यूल भारी होते जा रहे हैं, भारी होते जा रहे हैं, तो इनको उड़ाना क्या होता जाएगा? मुश्किल होते जाएंगे, ये लोग बॉइल नहीं होंगे। इधर से इधर जाने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो उसी के साथ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए भैया? बढ़ना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। समझ में आई बात? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगेगा। डन, यहां तक के कोई तकलीफ नहीं? यहां तक के कोई तकलीफ नहीं गुरुजी, बढ़िया, समझ आ गया, है ना? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। लेकिन ये एक HF है, इसके अंदर पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या है? मैंने इस HF के बहुत सारे HF के मॉलिक्यूल सबको आपस में पकड़ के कस के बांध दिया है। और जब मैंने HF के मॉलिक्यूल्स को कस के पकड़ के बांध दिया है, तो वो लोग उड़ पाएंगे क्या? सारे लोग बाहर निकल पाएंगे क्या? नहीं, वो लोग एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाता है कि एक्सपेरिमेंटली सबसे आगे चला जाता है। कहां चले जाता है? सबसे आगे। तो अब जो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वो क्या हो जाएगा? सबसे आगे कौन आएगा? HF, HF के बाद कौन आएगा? HI, HI के बाद कौन आएगा? HBr, और सबसे पीछे कौन आएगा? HCl। परीक्षा में यह भी पूछता है, HF जो है ये एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और HCl क्या है? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर HCl भी तो एक लिक्विड है। नहीं, HCl लिक्विड नहीं है। HCl तो बोले लेबोरेटरी में कैसे बोतल में रखा है? वो बोतल में एक्वस HCl है, पानी में घुला हुआ है। HCl एक्चुअल में प्योर HCl एक गैस होता है, परीक्षा में कई बार सवाल पूछ चुका है। HCl इज अ गैस while HF इज अ लिक्विड। Why? Because presence of hydrogen bonding in HF, because of presence of hydrogen bonding in HF, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती, इसकी वजह से लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री।
समझ में आ रही बात यहां तक के? ठीक। दूसरी चीज ये जो पहले पढ़ा अपन ने, मेरे पास एल्कोहल है, मेरे पास ईथर है। एल्कोहल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये एक दूसरे से बंधे हुए होंगे, एक दूसरे से बंधे हुए होंगे, इस वजह से कम वोलाटाइल है, वोलाटिलिटी कम है, कम वोलाटाइल है, अच्छे से उड़ नहीं पा रहा। अच्छे से उड़ नहीं पा रहा मतलब बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एल्कोहल का या ईथर का? चलो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एल्कोहल का या ईथर का? बहुत बढ़िया, दो आंसर आ भी गए मेरे पास, शॉर्ट में भी बता सकते हैं। बहुत बढ़िया आर्या, बहुत बढ़िया अमीश, बहुत बढ़िया लक्ष्य, और हाँ बहुत बढ़िया विवेक। ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? एल्कोहल का। यहां लिख लेना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि ये वोलाटाइल नहीं है, उड़ नहीं पा रहा। बहुत बढ़िया अन्वेषी। और यहां लिख लेना बॉइलिंग पॉइंट कम। ऐसे ही ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में आसानी से कौन उड़ पा रहा है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा वोलाटाइल है, जल्दी उड़ जा रहा है, जल्दी उड़ जा रहा है, मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है जी, डन हो जाएगा। कौन गायब हो गया यार हमारी क्लास से अचानक? ओ बाप रे, बहुत सारे लोग गायब हो गए अचानक, क्या हो गया बे? चलो ये नोट करो, मैं मिटा रहा हूं, ये दो चीज नोट कर लेना। बॉइलिंग पॉइंट मैं मिटा रहा हूं, फिर आगे पढ़ाऊंगा। ऊपर वाला नोट करो। जो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ईथर, और वैसे ही पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है और बॉइलिंग मतलब किसी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है। इवेपोरेशन फाइनली लीड्स टू बॉइलिंग, धीरे धीरे इवेपोरेट होगा फिर बॉइल होगा। लेक्स इवेपोरेट होते हैं, बॉइल नहीं होते। नदी तालाब इवेपोरेट होते हैं, बॉइल नहीं होते, है ना? इस टाइप का है वही चीज एक लोअर लेवल पे। ये हो जाएगा, नोट करना। तो आगे बढ़ेंगे। ये था ग्रुप 17, ग्रुप 17 हाइड्राइड्स, ग्रुप 17 के हाइड्राइड है। अगला ग्रुप 16 हाइड्राइड्स, ग्रुप 16 हाइड्राइड्स लाइक H2O, H2S, H2SE और H2T। H2O, H2S, H2S, अरे तीन तीन मैसेज आ गया, क्या हो गया? अच्छा वही वाला है, ठीक। H2S, H2O, H2S, H2SE, H2T, इधर से इधर जाने पर मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूल भारी हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन ये H2O जो है, H2O, इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाता है, कहां आ जाएगा? सबसे आगे। जब से चल रहा है वही सेम चीज, सबसे आगे आ जाएगा। अब जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, बोलो भैया, सबसे आगे कौन? H2O, H2O के बाद कौन? H2T, H2T के बाद कौन? H2SE, H2SE के बाद कौन? H2S। देखा H2O कैसा होता है? सॉलिड लिक्विड गैस। H2O is a liquid with a boiling point equal to everyone knows 100 डिग्री सेंटीग्रेड। H2S देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि दिखती नहीं, कलरलेस होती, सूंघी होगी आपने। इस पूरी पृथ्वी पे जितनी भी गंदी बदबू है, गंदी, खाना सड़ रहा है, किसी का पेट सड़ रहा है, कुछ भी ऐसा गंदा हो रहा है, उसके नाले में से बदबू आ रही, कुछ भी ऐसा गंदा हो रहा है, उसमें H2S का हाथ जरूर होता है। H2S इज अ गैस जिसका स्मेल होता है रॉटन एग स्मेल वाला, रॉटन एग स्मेल। परीक्षा में सवाल पूछता है H2O is a liquid while H2S is a gas. Why? Due to hydrogen bonding in H2O. ऐसे अनुमान भी हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता। कहीं पढ़ रहा था मैं, -100 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब सोचो अगर -100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता तो अभी मैं पानी पी नहीं रहा होता। मेरे को पानी क्या बोलते हैं उसको, ऐसे गैस होता ना, -100 में थोड़ी नहीं रहते, वाटर गैस होता, उस समय गैस होता तो मेरे को जैसे उसको ऑक्सीजन ले रहा हूं ऐसे लेना पड़ता। और ऐसा एटमॉस्फेयर होता अर्थ में जहां पर वाटर नहीं होता। और अगर वाटर नहीं होता तो अर्थ में लाइफ सस्टेन करती क्या नहीं करती? आप तो इसको मतलब वाटर में लाइफ सस्टेन करने के पीछे, मतलब वाटर बोल रहा हूं, अर्थ में लाइफ सस्टेन करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है वाटर। और वाटर को हमारे एनवायरनमेंट में लिक्विड बनाए रखने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो पानी लिक्विड नहीं होता, पानी लिक्विड नहीं होता तो दुनिया में हम लोग नहीं होते। आप तो ऐसे ही समझ रहे थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड केवल बर्फ को हल्का करके ऊपर तैरा देगा, टाइटैनिक डुबा देगा। फिर थोड़ी देर बाद आप बोल रहे थे सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड इकोनॉमिक वॉरियर है, इसकी वजह से अल्कोहल पानी में घुल रहा है। अरे ये सब छोटी मोटी बातें हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अगर वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, वाटर नहीं होता, वाटर नहीं होता तो अपन ही नहीं होते। समझ में आई बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ग्रुप 15 हाइड्राइड्स। ग्रुप 15 हाइड्राइड्स में मेरे पास आता है NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। आप लोग पहले भी देख चुके हैं, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबीन, बिस्मुथीन, बॉन्ड एंगल के समय। इधर से इधर जाने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में मिल सकती है? FON किस में मिल सकती है? अमोनिया में मिलती भी है। इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन आप सोचो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड HF, H2O और NH3, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किस में देखने को मिलेगा? HF में। और सबसे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड किस में देखने को मिलेगा? अमोनिया में। अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड एकदम गोबर होता है, एकदम गोबर। इतना गोबर होता है कि बाकी सब लोग तो बढ़ बढ़ के लास्ट में पहुंच गए, अमोनिया लास्ट तक नहीं पहुंच पाता। इसका बॉइलिंग पॉइंट पड़ता है और बीच में जाके रुक जाता है। बीच तक ही पहुंच पाता है, सेंटर तक के। तो यहां बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे आगे BiH3, BiH3 के बाद SBH3, SBH3 के बाद ASH3 की जगह कौन आ जाएगा? NH3, NH3 के बाद ASH3 और AS3 के बाद PH3 आता है। ये सब के सब गैस है, इनमें कोई लिक्विड नहीं होता, इसलिए वो वाला पॉइंट नहीं पूछेगा कि कोई लिक्विड है कोई गैस है। क्यों? समझ में आया यहां तक के? चलो इतना नोट करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, फिर मिटाऊंगा। बिल्कुल एंड की तरफ पहुंच गए अपन, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म होने वाला। एक क्वेश्चन और कराना है और उसके बाद में फिर एक वैन डर वाल बॉन्ड देखना है, 10 मिनट का है जो अभी अपन खत्म कर लेंगे। लिख के रखो जल्दी से। जिनका हो गया वो लोग, जिनका हो गया वो लोग HF, H2O और NH3 तीनों के बीच बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करके देंगे। मैं जब तक के मिटा रहा हूं, तीनों में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? आज से हम लोगों ने ना अटेंडेंस लेना शुरू किया। जो हम लोग बता रहे थे वो कॉलेज फंड प्रोग्राम चलाएंगे करके, तो उसके लिए अटेंडेंस भी होगी। आपकी अटेंडेंस के भी उसमें पॉइंट्स हैं। तो अटेंडेंस जो है ना वो लास्ट के 5 मिनट में ही होगी, इसलिए पूरी क्लास अटेंड करना जरूरी है। वैसे मैं शुरू में भी एक बार अटेंडेंस ले ली मैंने, और लास्ट में अब मैं काटने वाला हूँ जो लोग एब्सेंट हैं। तो क्लास में रहें, है ना। ऐसा बीच में आप लोग नहीं छोड़ के जाते, लेकिन आपके जो दोस्त यार छोड़ के भागते ना, उनको बताना जरूर कि ऐसे भागे नहीं छोड़ के यार, पाप लगता है। हाँ भैया, एक जन का आंसर आ गया। और कोई? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में बनता होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत बढ़िया अन्वेषी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आर्या। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे बेटा, बढ़िया सवाल है। हाँ, त्रिशा का आ रहा है H2O, विवेक का आ रहा है। NF तो दिया ही नहीं हूं मैं, HF दिया हूं।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी देखना, थोड़ा पीछे जाना, जहां पर HF वाला लिखाया था सबसे पहला बॉइलिंग पॉइंट का, उसमें मैंने HF को आगे उठाया था, फिर यहां कहीं लिखा था बॉइलिंग पॉइंट HF इज अ लिक्विड, वहां देखो नीचे लिखा है HF इज अ लिक्विड विथ अ बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं इस क्वेश्चन का आंसर पहले लिखा चुका हूं। HF का बॉइलिंग पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जानते हैं HF का बॉइलिंग पॉइंट मैंने लिखा दिया है पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का आप जानते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोनिया एक गैस है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत पीछे रह गया होगा, कहीं माइनस वाइनस में होगा। मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका नजर आ रहा है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नजर आ रहा है H2O का, दूसरे नंबर पे आ रहा है HF का, तीसरे नंबर पे आ रहा है NH3 का। बट दिस इज अगेंस्ट आवर बिलीफ। हम तो ये सोच रहे हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें बनता है? HF में, और बनता भी है। तो HF को आगे होना चाहिए ना गुरुजी, H2O कैसे आगे? आगे तो आ गया, तो आ गया। एक्सप्लेन करना है तुम्हें। बताओ दुनिया को क्या जवाब दोगे, छोटे भाई और बहनों को क्या बताओगे? बोलो, एनीवन, एनी आइडिया? आंसर तो यही है, लेकिन दिमाग अभी भी ये बोल रहा है कि HF के पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब जाओ H2O का स्ट्रक्चर देखो फटाक से। H2O का केज लाइक स्ट्रक्चर लिखा है एक जगह कॉपी में, केज लाइक स्ट्रक्चर लिखा है, केज लाइक, H2O का केज लाइक। वहां एक छोटी सी बात और ऐड करनी है, उस पेज की मार्जिन के ऊपर लिखेंगे एक छोटी सी बात ऐड करनी, जिनके पास जगह नहीं लास्ट में लिखेंगे इसके बाद। इन वाटर, मार्जिन के ऊपर लिखना इन वाटर, इसीलिए मार्जिन वाली कॉपी खरीदा करो, कभी भी कुछ भी लिखा सकता हूं मैं। इन वाटर, वाटर में देखो आप स्ट्रक्चर में आपको फिर से बना के बता दे रहा हूं। वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा था, H2O, H2O, और यहां हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड था। एक ऑक्सीजन जो है ये 4 हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजनों से। 2 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और 2 के साथ क्या बनाया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लिखेंगे इन वाटर ईच ऑक्सीजन, इन वाटर ईच ऑक्सीजन is bonded, in water each oxygen is bonded tetrahedrally, is bonded tetrahedrally to 4 hydrogen atoms. Each oxygen atom is bonded tetrahedrally to 4 hydrogen atoms. लिखेंगे भैया 2 by covalent bond and other 2 by covalent bond and other 2 by hydrogen bond। 2 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड और अदर 2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी प्रकार आप कोई भी एक हाइड्रोजन पकड़ लीजिए, एदे वाला हाइड्रोजन ला पकड़ लेते हैं, चलो एक ठो वाला पकड़ लिया। अब बताओ ये कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है? इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है? 2। एक के साथ बना है कोवेलेंट बॉन्ड, एक के साथ बना है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगली लाइन में लिखेंगे ईच हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन्स, ईच हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन्स। 1 by कोवेलेंट बॉन्ड, 1 by covalent bond and other by 1 by covalent bond and other by hydrogen bond, 1 by covalent bond and other by hydrogen bond। ठीक। अब आप एक H2O के अंदर देखो, एक H2O आगे और बना दे रहा हूं मैं, एक H2O इधर भी होगा। ये वाला इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इसके साथ। ये एक H2O है, एक H2O। इसने टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? 2 बनाए ऑक्सीजन ने और 2 बनाए इन हाइड्रोजनों ने। एक H2O के अंदर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। लिखेंगे देयर आर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, देयर आर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल, देयर आर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल इन H2O, देयर आर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल इन H2O। और उधर जाके लिखेंगे, उधर जाके, किधर जाके? उधर, उधर कहां?
एच एफ का स्ट्रक्चर खोलो, एच एफ का स्ट्रक्चर, और एच एफ के स्ट्रक्चर में देखो, एच एफ के स्ट्रक्चर में आपको कितने हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं पर मॉलिक्यूल? देख क्या हो, एच एफ के स्ट्रक्चर में एक एच एफ के अंदर दो हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, एक एच एफ के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो वहां लिख लेंगे एच एफ के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल एच एफ में। बहुत बढ़िया। अब इसमें केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें भाई और बहनों 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ज्यादा बॉन्ड बनने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। भले इसका बॉन्ड कमजोर है लेकिन 4 ठोक है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट H2O का ज्यादा होता है। ये बात ध्यान रखनी। यहां तक की बातें आगे होगी समझ में। लास्ट हेडिंग डालेंगे कॉपी में, आखिरी 7 मिनट बचे हैं, अपने को तेजी से खत्म करना है। बहुत इजी, बहुत आसान। हाइड्रोजन बॉन्ड का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन। वैसे अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगले चैप्टर में है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन हम लोग इसको यहां पढ़ा देते हैं क्योंकि ये बॉन्ड से रिलेटेड है। हेडिंग डालेंगे वैंडरवाल्स बॉन्ड, वैंडरवाल बॉन्ड, वैंडरवाल बॉन्ड। वैंडरवाल बॉन्ड जो है वो कब बनता है? जब दुनिया में कुछ ना समझ में आए कि कौन सा बॉन्ड बनाऊं या कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो उस बॉन्ड को नाम दे देना चाहिए वैंडरवाल बॉन्ड। जब कहीं कुछ नहीं बनता तो वैंडरवाल बॉन्ड बनता है। और ये वैंडरवाल बॉन्ड आप यकीन नहीं करेंगे भाइयों और बहनों 3 प्रकार का होता है, जिसको बॉन्ड की श्रेणी में ही नहीं रखना चाहिए, वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहले का नाम है कीजम, कीजम टाइप ऑफ वैंडरवाल बॉन्ड। दूसरा है डी बाई, दिस इज डी बाई नॉट दे बाई, है ना, याद रखना, डी बाई नॉट दे बाई है। अगला वाला कहलाता है लंदन, लंदन, या इसको डिस्पर्शन फोर्स भी बोलते हैं, डिस्पर्शन फोर्स। कीजम जो है यह पाया जाता है जैसे 2 HCl है मेरे पास, तो HCl में ये वाले Cl पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, दोनों के बीच में यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसको अपन कहते हैं कीजम टाइप ऑफ वैंडरवाल बॉन्ड, जिसको क्या कहते हैं, कीजम टाइप ऑफ वैंडरवाल बॉन्ड। बच्चा अक्सर ये पूछता है कि भैया ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से डिफरेंट कैसे है, हाइड्रोजन बॉन्ड के जैसा तो दिख रहा है, इसमें क्या अलग है? तो इसमें यह अलग है कि इसकी एनर्जी कम होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाने के लिए बॉन्ड एनर्जी 10 से 40 किलो जूल पर मोल के बीच होनी चाहिए। इसकी एनर्जी उससे कम है, उससे कम है, इसीलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड में नहीं रखते हैं। ठीक, और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए FON होना जरूरी। यहां पर कौन है? यहां पर क्लोरीन। अगर आप देखोगे तो ये वाला एक पॉजिटिव पोल है, ये वाला एक नेगेटिव पोल है। दिस इज अ डाइपोल। डाइपोल वो होता है जिसमें 2 पोल हो। इसमें भी एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है। दिस इज ऑल्सो अ डाइपोल। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं अपन? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दिस इज अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये दोनों प्रजातियां पोलर हैं, तो कीजम टाइप का बॉन्ड पाया जाता है इन बिटवीन 2 पोलर मॉलिक्यूल्स, 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच। ये भी मार्कर नहीं चल रहा है, ये भी मार्कर नहीं चल, कैसे पढ़ाएगा आदमी? कोई ये मार्कर नहीं चल रहा है, बताइए। इन बिटवीन 2 पोलर मॉलिक्यूल। ठीक, दूसरा देखिए, एक मेरे पास HCl है और एक मेरे पास Cl2। HCl में H पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, Cl पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। दिख रहा है? दिख रहा है। Cl में कौन सा Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? चल भाई, कुछ भी बात करता है, कोई सा भी नहीं है। यहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव किस पे आएगा? चल भाई, किसी पे नहीं आएगा, कुछ भी बात करता है। समझ में आ रही बात? लेकिन ऐसा नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है,
तो ये इस वाले Cl के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, रिपेल करेगा। ये वाला इस वाले Cl के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, तो ये वाले Cl के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इससे रिपल्शन आ रहा है। थोड़ा सा इस तरफ जाने के कारण ये वाले क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि यहां पर थोड़े से इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन ये कार्यक्रम कब तक रहेगा, जब तक ये HCl यहां खड़ा रहेगा। मैंने जैसे ही HCl को हटाया, ये चार्ज गायब। तो ये डायपोल बना है, इट हैज बिकम अ डायपोल, बट ओनली अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल ना हो तो ये डायपोल ना बने। ये जो डायपोल, ये HCl ने इसको समझाया Cl2 को। Cl2 पहले पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं ला रहा था, HCl ने इसको समझाया यार ना, ऐसे न्यूट्रल रहना अच्छी बात नहीं है यार, अपन थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ले आओ। मैं क्या करता हूं, मैं तेरे इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करता हूं, तेरे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव। इसने इसको इंड्यूस किया, तो दिस इज अ डायपोल, ये एक डायपोल है, बट दिस इज नॉट अ परमानेंट डायपोल, दिस इज अ इंड्यूस्ड डायपोल। डायपोल के पास आप किसी को भी रखोगे, किसी को भी, तो उसमें इंड्यूस्ड डायपोल आ जाएगा। ये परमानेंट डायपोल है, दिस इज इंड्यूस्ड डायपोल। समझ में आई बात? ठीक, ये हो गया। इस टाइप के इंटरेक्शन को कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इसमें एक मॉलिक्यूल पोलर है, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल बिना इसके नॉन पोलर है, इस पे चार्ज नहीं होता। तो यह पाया जाता है बिटवीन वन पोलर एंड वन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये वाला कहां पाया जा रहा है, दो पोलर, और ये कहां पाया जा रहा है, एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच। ठीक, यहां पर भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं डी बाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डी बाई बॉन्ड, वैन डर वाल का पार्ट। तो ये हो गया। तीसरा और आखिरी, इमेजिन करो मेरे पास दो हीलियम एटम है, He और He। ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन। बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। अब इमेजिन करो एक का इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहां आ गया, देखना अच्छे से देखना, यहीं खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, इस वाले हिस्से पे पार्शियल नेगेटिव, इस वाले हिस्से पे पार्शियल पॉजिटिव। जैसे इलेक्ट्रॉन आया, इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव। ये नेगेटिव ने इस एटम के इलेक्ट्रॉनों को ढकेल दिया, रिपेल कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, इस हिस्से पे पार्शियल नेगेटिव, इस हिस्से पे पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच इज कॉल्ड क्या, लंडन टाइप ऑफ वैन डर वाल बॉन्ड, लंडन बॉन्ड। अब ये जो डायपोल बना है, ये डायपोल एक मोमेंट के लिए बना है, क्योंकि अभी आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां रुक थोड़ी नहीं गया, थोड़े देर बाद ये इधर आ जाएगा, बिल्कुल थोड़े देर बाद ये घूम के इधर आएगा, तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, और उल्टी कहानी हो जाएगी। तो ऐसा ये चलता रहेगा। ये एक मोमेंट का डायपोल है, मोमेंट में डायपोल चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मोमेंटरी डायपोल। क्या बोलते हैं, मोमेंटरी डायपोल इंटरेक्शन, मोमेंटरी डायपोल इंटरेक्शन। कैसे मॉलिक्यूल है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो इट इज सीन बिटवीन, ये थोड़ा ऊपर लिख लेना, बिटवीन टू नॉन पोलर स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज पे देखा जाता है जिन पे कोई चार्ज नहीं है। अब मेरे को बताओ, ये है बिटवीन दो पोलर जिनमें सेम चार्ज है, इसमें एक पोलर है, एक नॉन पोलर है, दूसरा उसको इंड्यूस कर दे रहा है, इसमें दोनों ही पोलर नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा इन तीनों, वैसे तीनों ही गोबर है, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, बहुत बढ़िया आ रही है, वेरी गुड। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कीजम, फिर कौन आएगा, डिबाई, और सबसे गोबर बॉन्ड
लंदन, 2 कौड़ी का एकदम सड़ा हुआ बॉन्ड। ठीक है जी, समझ आ गई यहां तक की कहानी। दिस कंक्लूड्स अवर चैप्टर। ये लास्ट हेडिंग हो गई। अगली क्लास में आएंगे आप लोग, नहा धो के दिया बत्ती अगरबत्ती जला के आना, तो अगली क्लास में गैसियस स्टेट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो और नोट करने के बाद छुट्टी। अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्ते।